मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, नाम है सॉलिड स्टेट, जिसमें हम बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है देखने वाले हैं संकुलन क्षमता। आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई? संकुलन क्षमता। ये हमको देखना है संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता क्या होता है इसको जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एकक सेल के बारे में पढ़े थे, यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे, बस उसी से रिलेटेड है भी हमारा संकुलन क्षमता। ये था हमारा एकक सेल। एकक सेल में क्या होता है, स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, 100% पूरा जगह क्या रहता है, खाली रहता है। तो इस 100% जगह में जो है अगर कण को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, या एकक सेल में कण को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो इन कणों के द्वारा जितना जगह घेर लिया जाता है वही उनकी क्या कहलाती है, हमारी संकुलन क्षमता के नाम से जानी जाती है, या संकुलन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एकक सेल में जितना भी जगह खाली रहता है उस जगह में से जितना % अवयवी कणों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, तो वो घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, आपका संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लो एक कमरा है, इस कमरा में फ़िलहाल अभी कोई जो है आदमी नहीं है, और उसमें आपका जो है मान लो इसमें 10 कुर्सी लगा हुआ है। फ़िलहाल उस कमरा में 10 कुर्सी है और उस कुर्सी में कोई आदमी नहीं है, मतलब अभी पूरा खाली है। अगर जा कर के उस 10 कुर्सी में से अगर हम क्या करते हैं, 8 कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो हमने 10 कुर्सी में से कितना जगह को ले लिया, 8 कुर्सी में बैठ गए, मतलब 8 कुर्सी का जगह ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी संकुलन क्षमता कहलाता है। तो वैसे ही हमारे जो क्या होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, उसमें भी क्या होता है, संकुलन क्षमता होता है। और संकुलन क्षमता को हम कहाँ से समझ रहे हैं, एकक सेल से समझ रहे हैं भाई। एकक सेल मतलब यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में जितना जगह क्या रहता है, आपका खाली रहता है, उस खाली जगह में से जितना % कण क्या कर लेता है, घेर लेता है, या कण क्या कर लेता है, ले लेता है। तो कणों के द्वारा घेरा गया स्थान या कणों को व्यवस्थित करने से जितना जगह घेर लिया जाता है, तो घेरा गया स्थान ही आपकी क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि संकुलन क्षमता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया हूँ कि क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होता है, एकक कोशिका। तो इस एकक कोशिका में जितना भी क्या होता है, स्थान रहता है, उस स्थान में से जितना अवयवी कणों द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, वही उसकी कहलाता है आपका संकुलन क्षमता। ये हो गया आपका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर वही है, देखो एकक कोशिका में अवयवी कणों के द्वारा क्या घेरा गया आयतन, मतलब जो कण द्वारा घेर लिया जाता है, किसमें से, एकक कोशिका के कुल आयतन में से। मैं तो वही भी बताया भी कि एकक सेल में जितना भी स्टार्टिंग में आयतन होता है उसमें से जितना जगह कणों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो ये तो बात हो गया संकुलन क्षमता का। चूँकि हम जो है यूनिट सेल जो हैं उसको 3 प्रकार से पढ़े हैं। एक हम पढ़े हैं SSC, एक पढ़े हैं हम लोग BCC, और एक पढ़े हैं हम लोग FCC। तो 3 प्रकार का हम लोग जनरली क्या पढ़े हैं, हम लोग जो है एकक सेल पढ़े हैं। तो इन तीनों सेल में हम देखेंगे कि SSC में संकुलन क्षमता कितना होगा, BCC में संकुलन क्षमता कितना होगा, और FCC में संकुलन क्षमता कितना होगा। तो उसको हमको 1 by 1 करके क्या करना है, देखना है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं, SSC जो एकक सेल होता है उसके पास चलते हैं, जिसे जो है सरल घनी सेल के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसी को क्या बोलते हैं भाई, SSC बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है, संकुलन क्षमता देखना है। इससे पहले देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि संकुलन क्षमता हम SSC में, BCC में और FCC में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो संकुलन क्षमता के लिए आपको जो है कुछ चीज़ जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको याद रखना है। जैसे आपने पढ़ा है कि SSC में अगर हम बात करें तो अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो SSC आएगा तो अवयवी कण टोटल कितना होता है, 1, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं BCC। तो BCC में आपने पढ़ा है कि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और FCC की अगर हम बात करें तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो ये
जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एक जो कण होता है उस एक कण का जो टोटल आयतन होता है, अगर हम इसकी आयतन की बात करें, कितना के, एक कण के आयतन की बात करें, तो यहाँ पर इसका मान होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका क्या होता है, एक कण का क्या होता है, मान होता है, उसका आयतन होता है। तो एक कण का आयतन कितना होता है भाई हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको भी आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे एसएससी के लिए बोलेंगे तो एक हमारा उसमें कण दिख रहा है, मतलब यहाँ पर गुणा कितना होगा, एक से, मतलब एक कण है तो मतलब उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्योंकि अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में क्या हो जाता है, 2 कण हो जाता है, तो इसलिए 4 क्या होता है, 3 पाई आर क्यूब को कितना से गुणा करते हैं, 2 से। क्यों, क्योंकि बीसीसी में कणों की संख्या कितना होता है हमारा, 2 होता है। इसी चीज़ को अगर हम क्या करें, एफसीसी में अप्लाई करें तो ये हो जाता है आपका 4/3 पाई आर कितना हो जाता है, क्यूब। और इसको जो है टोटल कितने कण हैं हमारे, 4 कण हैं, इसलिए जो है इसको हम लोग किससे करते हैं, हम लोग जो है 4 से गुणा करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है समझ सकते हैं। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो एक कण का आयतन कितना होता है हमारा भाई, 4/3 आर क्यूब के क्या होता है हमारा, बराबर होता है। तो हो गया हमारा। और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए करते हैं 2 से गुणा करते हैं, और 4 के लिए करते हैं तो 4 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि कोई भी क्या होता है हमारा जो है, जो एकक सेल है उसका जब हम संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं तो वो जो संकुलन क्षमता होता है वो कणों की बीच की दूरी के आधार पर, जिसको हम लोग ए, बी या सी से दर्शा सकते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच की जो क्या होती है, त्रिज्या होती है, उन दोनों के आधार पर, उन दोनों के संबंध के आधार पर कोई भी जो सेल है उसका संकुलन क्षमता क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, एसएससी में क्या देखेंगे हम लोग, संकुलन क्षमता। एसएससी में हमको संकुलन क्षमता देखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो एसएससी का जो है हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं कि एसएससी जो एकक सेल होता है उसमें किस प्रकार का डायग्राम होता है। आप पहले भी इसको क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा हो गया एक एसएससी का क्या हो गया, डायग्राम। आपने पढ़ा है कि एसएससी या सरल घनी सेल क्या होता है भाई, तो जिसमें जो अवयवी कण होता है वो कहाँ पर होता है हमारा, कोनों पर होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ये जो हमारा किनारों पर जो क्या दिखता है, किनारों बोलता हूँ, कोनों पर जो क्या होता है, जो कण दिखता है, रियल में वो कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, टच करते रहते हैं भाई। मतलब ये वाला जो कण होता है इससे टच करते रहता है, ये वाला कण इससे टच करते रहता है, इसी प्रकार ये कण इससे, ये वाला इससे। ये रियल में क्या होता है हमारा, इस प्रकार से 2 कण आपस में क्या करते रहता है, इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते रहता है भाई। जैसे हम लोग इस दोनों कण की बात करें तो ये दोनों कण एक दूसरे को क्या करता रहता है, टच करते रहता है। क्योंकि हम लोग बताए हैं कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी सेल का संकुलन क्षमता उन दोनों की बीच की दूरी पर, तो इन दोनों की बीच की दूरी को किससे दर्शाया जाता है, ए से। इस पर डिपेंड करता है। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ए। इस पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखें तो त्रिज्या क्या होता है भाई, तो कोई भी वृत्त होता है उसका जो है सेंटर से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ तक की बात करें, इधर वाला तो इससे टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या आर होता है, और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। मतलब ये 2r के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है, और दोनों के बीच की त्रिज्या क्या है हमारा, 2r है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारा, ए है। तो ये हो गया ए। ये किसके बराबर है भाई हमारा, ये है हमारा 2r के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा क्या है भाई, a है, और ये जो a है वो किसके बराबर है, 2r के क्या है, बराबर है। तो a बराबर कितना हो जाता है, 2r क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हो गया 2r। अब इसमें से अगर हमको r का मान क्या करना है, निकालना है। ये तो अभी जो निकला है वो किसका मान निकला है, a का मान निकला है। अगर इसी में हमको किसका मान निकालें, r का मान निकालें, तो 2 को इस तरफ क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये हमको जो है a/2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो है r का मान भी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तभी हमने किसका मान निकाले, a का मान निकाले, और किसका मान निकाले, r का मान निकाले। चूँकि हमारा एसएससी होता है उसमें कणों की संख्या कितना होता है भाई, 1 होता है। इसलिए परमाणु का जो आयतन होता है, परमाणु का जो आयतन है वो कितना होगा भाई, ये होता है हमारा
4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एसएससी में कणों की संख्या केवल कितना है? 1 है। 2 रहता तो 2 से गुणा कर देते इसको। तो ये हो गया हमारा एक परमाणु का भार, है ना, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्योंकि इसमें एक ही है तो हम एक ही रखते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। अब हमारा जो क्या है, संकुलन क्षमता वाला जो फार्मूला है उसको रखना है। तो आगे हमको क्या लिखना है? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखे थे भाई? अभी हम लोग संकुलन क्षमता बराबर लिखे थे क्या? ये था हमारा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन डिवाइडेड बाई एकक सेल का कुल आयतन। एकक सेल का कुल आयतन इंटू कितना था हमारा? 100। अब देखो, चूँकि एसएससी में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन दिखा रहा है, तो एसएससी में अवयवी कण कितना है? 1 है। तो उसका जो है आयतन कितना होता है हमारा? 4/3। तो ये ऊपर वाला जो मान है उसमें कितना रखना है आपका? 4, ये हो गया आपका /3, ये हो गया पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एकक सेल का कुल आयतन। हम इससे पहले पढ़े हैं कि जो एकक सेल का कुल आयतन होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई? ए क्यूब का प्रयोग करते हैं। कुल आयतन है, क्योंकि हम लोग जो निकाले हैं वो ए का मान है, बट कुल आयतन कितना होता है? ए क्यूब होता है। तो अभी जो मान निकाल रहे हैं ए का, तो ए बराबर क्या होता है हमारा? ए बराबर देखो क्या है हमारा? 2r। ये हो गया हमारा 2r। चूँकि यहाँ पर ए क्यूब का मान निकालना है, इसलिए तीनों का क्या हो जाता है हमारा? क्यूब हो जाता है। इंटू कितना हो जाता है हमारा? 100। अब इसको हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको और जो है डिस्क्राइब करते हैं भाई। ये तो इतना हो गया। हमने कहा क्या मान को रख दिया? देखो यहाँ पर हमारा अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, कितना आयतन घेरा है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये मान रख दिए। नीचे एकक सेल का कुल आयतन दिया है। कुल आयतन किससे शो करते हैं? ए क्यूब का। चूँकि हमको एक मान पता है 2r होता है, बट ए क्यूब दिया है तो हम सबका क्या कर दिए? क्यूब लगा दिए। और इंटू में कितना है? 100 है। तो इस तरीक़ा से एक मान क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। मतलब ए वाला जो मान है रखते हैं तो इस प्रकार का एक मान प्राप्त होता है। इसको आगे और क्या किया जा सकता है? आपका डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, फिर से लिखते हैं, 4 कितना हो गया? 3, ये हो जाता है पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, क्योंकि देखो 2 का घात कितना है हमारा? 3 है। तो 2 का घात 3 है, मतलब 3 बार क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाता है? 8। तो ये हो गया हमारा 8। आर का कितना है हमारा? क्यूब है, इंटू कितना हो जाता है हमारा? 100। तो ये हमारा क्या हो गया? और आगे सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। कैसे काटते हैं भाई? तो यहाँ पर देखो, इधर आर क्यूब है, ऊपर भी क्या है हमारा? आर क्यूब है। दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और भी कट जाता है हमारा, ये होता है 4, 4 एक कम कितना हो गया? 4, 4 दूनी कितना होता है हमारा? 8। ये हमारा कट गया। अब हम और आगे चलें तो यहाँ पर देखो, ऊपर में क्या बचा है हमारा? ऊपर में बचा है हमारा पाई। ये जो 3 है वो नीचे का है, तो 3 2 से गुणा हो जाता है तो कितना हो जाता है? 6, इंटू कितना हो जाता है हमारा? ये हो गया 100। अब पाई का मान आपको पता होता है भाई, 22 बटा कितना होता है? 7 होता है। और 22 बटा 7 को अगर हम क्या करें? काट दें, है ना, ये होता है पाई का मान होता है क्या? 22 बटा 7। और इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाता है 7 × 21, पॉइंट में लगा देते हैं तो 7 दूनी लगभग ये कितना मान आता है हमारा? 3 पॉइंट क्या हो जाता है? 14 के बीच आता है। तो यहाँ पर इसको और आगे हम डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। पाई का जो मान होता है आपका 3 पॉइंट कितना होता है? 14 के बराबर होता है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा? 6, इंटू कितना हो जाता है भाई? 100। अब 100 को अगर 3.14 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और उसके बाद उसको 6 से अगर क्या कर देते हैं हम लोग? काट देते हैं, तो अंततः हमारा जो मान प्राप्त होता है, इसको हम लोग अगर क्या करें? काट दें, तो हमारा जो मान होता है किसका? संकुलन जो क्षमता होता है उसका संकुलन क्षमता बराबर प्राप्त होता है। लगभग इसमें प्राप्त होता है 52.4% क्या हो जाता है? हमको एक मान प्राप्त होता है। अर्थात ये जो मान होता है वो किसके संकुलन क्षमता को शो करता है भाई? हमारा ये एसएससी के संकुलन क्षमता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मतलब एसएससी में जितना जगह क्या होता है? खाली रहता है, उनमें से
आपका 52% जो जगह है उस 52% जगह को अवयवी कणों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, और उनके द्वारा घेरा गया जगह ही क्या कहलाता है, उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। मतलब इसमें आपका 48% जगह क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है, और 52% जगह क्या है, भर लिया गया है। तो वो 52% ही उसका क्या कहलाएगा, आपका एसएससी का संकुलन क्षमता। तो इस तरीक़ा से एसएससी का क्या किया जा सकता है, संकुलन क्षमता ज्ञात किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये हो गया एसएससी का। अब हम देखेंगे बीसीसी में संकुलन क्षमता। बीसीसी में संकुलन क्षमता, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखें, एसएससी में संकुलन क्षमता। अब देखेंगे बीसीसी में, मतलब अंतः केंद्रित सेल में संकुलन क्षमता देखेंगे। इसके लिए हम लोग चलो डायग्राम बनाते हैं भाई बीसीसी का। आप पहले पढ़ चुके हैं, डायग्राम आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाना आपने सीख गया होगा, ठीक है, एकदम सरल काम है हमारा डायग्राम बनाना, खास करके रसायन विज्ञान का, ठीक है। ये हमारा लगभग डायग्राम क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब बीसीसी क्या होता है ये भी आप जानते हैं कि बीसीसी जो होता है उसमें जो कण कहाँ कहाँ पर होता है भाई हमारा, ये होता है हमारा कोनों पर, ये इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, कोनों पर हो गया है हमारा। और कोनों के अलावा कहाँ पर होता है भाई, सेंटर पर, ठीक है। तो ये हम लोग लगा दिए सेंटर पर, ये हो गया सेंटर पर, इसको बोलते हैं बीसीसी, है ना। अब ये जो बीसीसी होता है उसमें आप देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग कण का थोड़ा सा नाम दे देते हैं भाई। ए वाला को बोल दिए हम लोग ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए सी, इसको बोल देते हैं डी, ये हो जाता है आपका ई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका जी, और ये हो गया आपका एच। ये कणों का हम लोग नाम दे दिए। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं बीसीसी में कि जो बीच वाला जो कण है, बीच वाला जो क्या है हमारा कण है, वो कितने कणों के टच में है हमारा, 2 कणों के टच में। ये हमारा देखो ये बीच वाला कण है और ये 2 कणों से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, अर्थात एक दूसरे को क्या कर रहा है, इस प्रकार से ये टच कर रहा है। उसी प्रकार ये जो हमारा क्या होता है कण है, वो इस कण को टच कर रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, बीच वाला 2 कणों से टच में है तो इसको जोड़ दिए तो एक हमारा इस प्रकार से, और ये वाला कण इसको टच कर रहा है तो इसको जोड़ दिए तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम कणों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से आपको 2 प्रकार का त्रिभुज क्या होता है, प्राप्त होता है। एक त्रिभुज बनता है आपका ई एफ और एक होता है डी। एक त्रिभुज ये बन गया ई एफ डी, और एक त्रिभुज यहाँ से प्राप्त होता है आपका, वो होता है आपका ए एफ और डी। ये आपका 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। अब हम इन दोनों त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज को लेते हैं, नीचे वाला को। तो त्रिभुज नंबर किससे ले लिए हम लोग, ये वाला को, ई एफ और क्या है हमारा डी में। ई एफ डी में जो क्या होता है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई को हम लोग ए बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को बी, और ए यहाँ से ए बोल देते हैं इसको भी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है बी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई ए, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग बोल देते हैं सी। यहाँ पर क्या होता है, जो त्रिभुज नंबर हमारा क्या है ई एफ डी है, उसमें हम लोग जो है देख रहे हैं ये त्रिभुज में बी क्या है हमारा, कर्ण है, ये आपका क्या है आधार है, और क्या है लंब है। अर्थात यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है हमारा बी का वर्ग, जो कि कर्ण को शो करता है। उसके बाद आधार और लंब का मान ए रखे हैं, इसलिए होता है ए का वर्ग धन क्या होता है हमारा ए का वर्ग। तो बी का जो वर्ग है ये हमारा विकर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये हो गया बी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण क्या है बी है, फिर आधार और फिर हो गया लंब। इसको जब आगे हम क्या करते हैं और हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है बी स्क्वायर, 2 है हमारा तो 2a स्क्वायर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। इसको और आगे हम बढ़ा देते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर करके क्या हो जाता है √2 और ये हो जाता है b, अर्थात b बराबर कितना हो जाता है √2a क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। वो कौन सा त्रिभुज से मिला है हमको भाई, पहले वाला त्रिभुज से। अब हमको किसका मान प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया। अब हमको किसका ढूंढना है, हमको c। तो चर्चा किस पर करते हैं, एक और त्रिभुज नंबर हमारा 2 कौन सा है भाई हमारा ए एफ डी। तो त्रिभुज नंबर हम किसकी बात करते हैं, ए एफ डी। ए एफ डी में जो है कर्ण कौन सा है हमारा c। तो फिर पुनः इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c = ये कर्ण हो गया।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ए वाला जो हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए का वर्ग। बी का मान जस्ट अभी निकाले हैं भाई, देखो बी बराबर ये निकला है हमारा, बी बराबर क्या है 2a स्क्वायर। ये देखो बी वाला निकला है हमारा ये वाला मान, क्योंकि बी का मान कितना है हमारा, बी स्क्वायर बराबर कितना है 2a का स्क्वायर निकला है। तो ये वाला मान तो हमने एक स्क्वायर कर दिया, और ये वाला जो मान है वो क्या हो गया, b का मान है, तो b का मान कितना है 2a स्क्वायर के बराबर है। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसको अगर हम और आगे क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो देख रहे हैं 2a और एक और a, तो कितना हो गया टोटल 3a स्क्वायर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको और आगे बढ़ाएं तो ये c, ये √3 और a क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमको किसका मान प्राप्त हो गया, c का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। क्या मिला, ये √3, a क्या हो जाता है c का मान प्राप्त हो जाता है। अब ये जो c का मान जो √3 जो प्राप्त हुआ है, उसकी अगर हम फिर से अगर बात करते हैं, ये जो अंडर क्या होता है हमारा जो 3a अभी निकला है, ये मान किसका निकला है भाई, ये वाला का है ना, कौन सा, ये जो अभी मान निकला है ये मान किसका निकला है आपका √3a निकला है। ये वाला भाग कितना निकला था हमारा, ये मान निकला था आपका √2a निकला था। तो अभी वाला ये जो मान निकला है ये मान √3a है। ये जो √3 होता है वो 4r के बराबर है। कितने r के, 4, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1r, यहाँ बीच में सेंटर है, तो यहाँ इस तरफ 1r, इस तरफ 1r, 2r, और यहाँ से लेकर के इस तरफ 1r। तो ये जो 3a है √3a है वो कितने r के बराबर है भाई, 4r के बराबर है। तो ये कितना हो गया हमारा 4r। तो ये हमारा क्या हो गया √3a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4r, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 1r, यहाँ से यहाँ 2r, और यहाँ से यहाँ 3 जो है 2r, और ये 1r, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4r हो गया। तो 4r किसके बराबर है, √3a के बराबर है। अब इसमें अगर हमको a का मान क्या करना है, निकालना है, तो a बराबर कितना होगा हमारा, a बराबर हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका 4r डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है √3। तो ये हमको किसका मान पता चल गया, a का मान क्या हो गया पता चल गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया भाई a का, क्योंकि हम a यही रखे, 3 को उधर क्या कर दिए पक्षांतरित कर दिए, तो यहाँ पर a का मान निकल गया। यहाँ से आप r का भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। r का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये √ क्या हो जाता है 3a डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका 4। तो यहाँ से आप r का भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको a का मान पता चल गया, r का मान क्या हो गया पता चल गया भाई। तो ये दोनों का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों का मान, अगर r चाहिए तो r ले सकते हैं, a चाहिए तो a ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे परमाणु का आयतन, परमाणु का क्या देखेंगे हम लोग, आयतन। परमाणु का आयतन कितना होता है भाई हमारा, ये अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे। परमाणु का आयतन कितना होता है यहाँ से, तो परमाणु का आयतन होता है 4/3 πr³। ये एक परमाणु का आयतन होता है। क्योंकि BCC में टोटल परमाणु मैं आपको बताया था कितना, 2 होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर 2 परमाणु होने के कारण से 2 परमाणु का आयतन कितना होता है हमारा 2 × 4/3 πr³ होता है। क्योंकि 4/3 πr³ 1 का होता है और BCC में 2 होता है, इससे 2 से क्या कर दिए, उसको गुणा कर दिए। तो ये आपको जो है कण का मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम लगाएंगे संकुलन क्षमता, फार्मूला लगाएंगे भाई, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है अभी, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, आयतन डिवाइडेड बाई, है ना, एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल, एकक सेल, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक, इसको एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल का कुल आयतन इंटू कितना होता है भाई हमारा 100। अच्छा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, ये देखो ये हमारा आयतन है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, वैसे लिख देते हैं। तो कितना हो गया हमारा 2 × 4/3 πr³, ये ऊपर वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे की बात करते हैं। एकक सेल का कुल आयतन कितना होता है भाई हमारा, A3 होता है ना,
A3 होता है। इससे पहले भी देखे हैं, इसका कुल आयतन कितना होता है A3, और हमको सिर्फ मान किसका पता चला है, A का मान पता चला है। तो A बराबर कितना होता है हमारा, ये होता है आपका 4, उसके बाद क्या दिया है R डिवाइडेड बाई क्या दिया है √3, यही प्राप्त हुआ है। चूँकि A क्यूब है इसलिए किसका हो जाता है, इन सब का क्या हो जाता है A क्यूब लिखते हैं, क्योंकि वो जो मान मिला है वो A का मिला है और हमको किसका मान चाहिए, क्यूब चाहिए। तो हम टोटल का क्या कर दिए, होल ट्वाइस कर दिए हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब मिल गया, क्योंकि ये जो 4R अपॉन √3 है वो केवल एक A का मान है, हमको A क्यूब का निकालना है, इसलिए हम लोग क्यू लगा दिए। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, एक मान प्राप्त हो जाता है। अब ये जो मान है उसको हम आगे क्या कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरफ खिसका देते हैं अब, ओके ठीक। चलिए अब इसको हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसको और अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसी को हम लोग करते हैं फिर से। तो 2 इंटू कितना हो गया हमारा 4 बाई कितना हो गया 3, ये हो जाता है पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है इसने, देखो 4 है तो 4 को जो है 3 बार गुणा करो भाई, हमारा 3 का क्यूब है हमारा। तो यहाँ पर कितना होता है 4 इंटू 4, तो इतना को गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होता है 64 प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना हो गया हमारा 64। अब उसके बाद क्या है, अंडर रूट क्या है हमारा 3 है भाई, अंडर रूट कितना है हमारा 3। अंडर रूट जो 3 है उसको जब हम लिखते हैं इस प्रकार से तो ये हो जाता है √3 और अंडर रूट कितना होता है 3 लिखते हैं। तो 2 अंडर रूट जो 3 होता है उसका मतलब होता है 3, एक क्या हो गया हमारा एक्स्ट्रा बच गया, उसको ऐसा ही लिख देते हैं। इसलिए इसको लिखते वक्त क्या लिखते हैं हम लोग 3√3 लिखते हैं। और क्या बच गया हमारा, एक हमारा बच गया हमारा R क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा R था, R क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमको फिर से एक मान प्राप्त हो गया। अब इसको हम और आगे क्या करते हैं, गुणा करते हैं या इसको और डिस्क्राइब करते हैं। अभी हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 दूनी कितना हो गया भाई हमारा 8, तो ये हो गया 8 बाई कितना हो गया 3, ये हो गया आपका पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 64, अपॉन में कितना है हमारा ये था 3 अंडर रूट कितना हो जाता है 3, और ये क्या हो गया हमारा R क्यूब इंटू कितना हो जाता है हमारा 100। अब ऊपर नीचे जो कटने लायक है उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं भाई। तो ये देखो R क्यूब ये इधर का, R क्यूब इधर का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें और कुछ कट सकता है हमारा, ये हो गया हमारा 8 से 8 एकम 8 और 8 अट्ठे कितना होता है हमारा 64, तो ये हो गया हमारा 8 वाला भी कट गया, 8 एकम 8 8 अट्ठे कितना हो गया 64। अब यहाँ पर देखो ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में तो ये जो 3 है वो नीचे का है भाई, है ना। तो ऊपर में क्या बचा हमारा पाई बचा है ना, पाई ही बचा है और तो कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर आर कितना हो गया फिलहाल 24 हो गया, और उसी में क्या है हमारा एक अंडर रूट कितना है हमारा 3 और 3 है इंटू कितना बचा है हमारा 100 बचा है। अब सब इतना को हम क्या कर देते हैं, जब ओवरऑल काट देते हैं तो हमको जो है एक मान प्राप्त होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं तो इसमें जो मान होता है वो लगभग जो है आपका कितना 68% क्या होता है हमको प्राप्त हो जाता है। और ये जो 68% होता है वो आपका BCC का क्या होता है हमारा संकुलन क्षमता को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि BCC में जितना जगह रहता है उसमें से 68% जगह क्या कर लिया जाता है अवयवी कणों के द्वारा घेर लिया जाता है, और वही उसकी क्या कहलाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। अर्थात उसमें आपका लगभग 32% जो होता है वो जगह क्या रहता है खाली रहता है। तो ये हो गया किसमें BCC में संकुलन क्षमता। तो हमने कितने में देख लिए, SSC में संकुलन क्षमता देख लिए, BCC में संकुलन क्षमता देख लिए, एक और बच गया भाई उसके पास चलते हैं। ये देखो ना फलक केंद्रित जो एकक सेल होता है उसमें संकुलन क्षमता, इसको जो है हम लोग जो है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको भाई FCC बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीक़े से भी पूछा जाता है। तो FCC में हमको देखना है संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता इसमें देखने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे तो क्या होगा भाई, इसका चित्र फिर पहले जैसा है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये देखो चित्र आपका बन गया तुरंत। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको। ये देखो तुरंत चित्र बन गया, एक सेल बन गया। अब जो FCC होता है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि FCC में जो कण होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो कण जो होता है वो जो है इसमें आपका कोनों पर होता है। ये हो गया कोने वाला, ये देखो कोनों पर होता है, ये कोना हो गया और ये कोना।
और कोनों के अलावा कहाँ पर होता है, फलक पर होता है। और मैं आपको बताया हूँ कि एक जो हमारा एकक सेल होता है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना भाई। तो फलक कौन हो गया, ये वाला आपका एक फलक हो गया, ये वाला दूसरा फलक हो गया, ये वाला तीसरा हो गया, ये आकर चौथा, एक उस साइड और एक इस साइड, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो टोटल हमारा कितना होता है, 6 फलक होता है। तो हम कोई भी एक फलक क्या कर सकते हैं, इसमें से उठा सकते हैं। चलो इसको नाम भी दे देते हैं कणों को थोड़ा सा हम लोग। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। चूँकि देखो ये फलक में जो कण है, आप कोई भी फलक वाला को उठा के देखो, ये जो फलक है, ये वाला जो कण है या ये वाला जो कण है या ये वाला कण है, वो सब क्या कर रहा है, 2 कणों के टच में है हमारा। देखो ये ऊपर वाला ए को टच कर रहा है और नीचे वाला सी को टच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं भाई। यहाँ से यहाँ क्या कर दिए, जोड़ दिए, टच कर रहा है। तो इस प्रकार से जब जोड़ते हैं तो हमको एक त्रिभुज क्या हो जाता है, यहाँ से पुनः प्राप्त हो जाता है। इससे पहले जैसे देखो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ किए ए बी, और वहाँ से क्या कर दिए, इस प्रकार से यहाँ सी, और ये हो गया ए सी। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, ए सी को जोड़ देते हैं, क्योंकि बीच वाला कण दोनों को टच कर रहा है, तो हमको यहाँ से एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। वो त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए बी सी। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इनके बीच की लंबाई है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ मान दे देते हैं। जैसे यहाँ से बी और सी के बीच की जो है उसको हम लोग मान लेते हैं ए से बीच की जो हमारा दूरी है उसको मान लेते हैं ए। लेकिन हमको जो है ए से जो सी है, जो उसके कर्ण को शो करता है, इसका मान हमको पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग बी। अब चूंकि त्रिभुज जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी। तो इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय फिर से लागू करते हैं। तो त्रिभुज किस में भाई, ए बी सी में। तो ए बी सी में हमारा जो बी होता है वो कर्ण को शो करता है, तो ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग। उसके बाद क्या होता है, आधार को हम लोग ए माने हैं, और उसी प्रकार लंब को भी क्या माने हैं हम लोग, ए माने हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे भाई, एक मिनट ना, ठीक। चलिए, तो ये प्लस में क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो कितना हो जाता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 बार ए है तो क्या हो जाता है 2, एक का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर इस स्क्वायर को उधर हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर दें, तो ये प्राप्त हो जाता है 2a, और ये हो जाता है b। तो हमको b का मान क्या प्राप्त हो गया, पहले जैसा भाई हमारा 2a क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चूँकि ये जो 2a होता है, ये 2a दिख रहे हैं, ये जो मान मिला है अभी, ये वाला जो मान मिला है क्या मिला है हमारा, अंडर रूट 2a, अंडर रूट क्या मिला, 2a। तो ये जो अंडर रूट जो 2a मिला है वो कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी मिला हमको, a से लेकर के c के बीच के मिला। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा a से c के बीच जो है आपका 4 आपको जो है r दिख रहा है ना। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ, कहाँ से लेकर के, ये जो c है यहाँ पर अगर हम सेंटर माने, यहाँ पर अगर हम सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है हमारा r। यहाँ पर सेंटर माने तो इधर के बीच की दूरी r, और इधर आ गया r, और यहाँ a से नीचे देखें तो AR। मतलब हमारा जो 2a है, अंडर रूट 2a, वो कितना r के बराबर है, 4r के बराबर है। मतलब इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अंडर रूट जो क्या होता है हमारा 2a होता है, वो कितने r के बराबर है भाई हमारा, 4r। देखो यहाँ से यहाँ 1r, यहाँ से यहाँ 2r, और यहाँ से यहाँ, तो अंडर रूट 2a जो है 4r के बराबर है। अब अगर इसमें हमको a का मान निकालना है तो a यहीं पर रखते हैं, उधर क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपको 4r डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, अंडर रूट 2 हो जाता है। अब इसको आगे और आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूने 4, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, अंडर रूट 2, और क्या बचा है हमारा, एक r बचा हुआ है। मतलब 4 को हम लोग और थोड़ा सा छोटा कर दिए तो कितना हो गया, 2 दूने 4, तो 2 दूने 4 हो गया। अब आपको पता है कि एक जो 2 होता है, ये जो 1 2 आपको दिख रहा है, ये वाला जो 2 है, इसका मतलब जो है हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2 2 मान के बराबर होता है, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 होता है, उसके बराबर होता है 2। तो उसमें हम देखें अगर, तो एक अंडर रूट क्या हो गया, कैंसल, ऊपर वाला भी क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि 1 2 बराबर इतना होता है। तो क्या बचा है हमारा भाई, ये बचा है हमारा 2,
ये बचा है 2 और ये क्या बचा है हमारा r। मतलब हमारा जो मान है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 और ये क्या हो जाता है √2 और ये क्या हो जाता है हमारा r प्राप्त हो जाता है, क्योंकि √2 बचा है, एक 2 बचा है और r बचा है। तो इस प्रकार से हमको जो है a का मान कितना प्राप्त होता है 2 √2 और r क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। वहाँ से आप चाहेंगे तो r का भी मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं किसके पास जो है आगे। अब इसमें देखो ये परमाणु का भार देखें अगर हम, या परमाणु का आयतन देखें, परमाणु का क्या देखेंगे भाई आयतन। तो परमाणु का आयतन कितना होता है हमारा, अभी देख रहे थे 4/3 पाई r क्या होता है हमारा क्यूब होता है। चूँकि आप पढ़े हैं एफसीसी में कितना कण होता है भाई 4 कण अवयवी कण, इसलिए 4 से क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु का आयतन क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया ये हो गया हमारा आयतन, डिवाइडेड बाई ये होता है हमारा एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, और इंटू में कितना होता है हमारा 100, ये हो गया। अब देखो इसी को आप बढ़ाओ, कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है भाई, ऊपर है हमारा 4 × 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई एकक सेल का आयतन कितना होता है हमारा a क्यूब होता है ना, इंटू कितना हो जाता है हमारा 100। अब a का मान आपको कितना है हमको पता है, तो 4 कितना हो गया, a हो गया ठीक। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं इक्वल टू, तो ये हो गया 4 ठीक, ये हो गया 4, ये क्या है इंटू क्या है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a का मान कितना मिला है भाई हमको, ये मिला है आपका 2 √ क्या है 2 और मिला है हमारा r। चूँकि a का मान है, अगर हमको क्या करना है ये 3 का मान निकल रहा है, मतलब टोटल क्या कर देंगे इसको क्यूब लगा देंगे, क्योंकि ये जो निकला है वो a का मान है, बट हमको किसका मान ज्ञात करना है a क्यूब का, तो हमने क्यूब लगा दिया है। इंटू में कितना हो जाता है भाई 100। अब इसमें कुछ बढ़ाने वाला है और बढ़ा दो, देखो 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके 16, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, ये हो गया पाई r क्यूब डिवाइडेड, नहीं 4 चौके 16 हो गया ना भाई, ये हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 पाई r क्यूब। यहाँ पर देखें अगर हम तो 2 जो होता है उसको 3 बार गुणा करो हम लोग, है ना, तो यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं 3 बार गुणा कर देते हैं, तो लगभग कितना हो गया हमारा ये 8 प्राप्त होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया हमको 8 प्राप्त हो गया भाई। अब ये तो हो गया 2 का क्यूब हो गया। अब इसका अगर हम बात करें √ जो क्या है हमारा 2 है, तो उसका क्यूब होगा तो 3 बार होगा भाई, ये हमारा कितना बार होगा हमारा 3 बार। तो 2 वाला को हम लोग कितना लिखते हैं 2, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 2, ये हमारा अकेला बच गया तो इसको लिखते हैं 2 √ कितना हो जाता है हमारा 2, ये हो गया √2 फिर से मिल गया, और r का क्यूब हो गया हमारा r क्यूब, और इंटू कितना हो गया हमारा 100। अब जो कटने लायक है उसको हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, जैसे r क्यूब कैंसिल हो गया, 8 × 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। अब बचा क्या है हमारा, ऊपर में बचा है आपका पाई, ये बचा है हमारा पाई बच गया, पाई के बाद क्या बचा है हमारा नीचे बचा है हमारा ये जो है 3 बचा है, और ये तो 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें सबको अगर काट दें तो मान जो होता है लगभग हमारा जो संकुलन क्षमता प्राप्त होता है वो संकुलन क्षमता जो होता है ये लगभग 74% क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो सबको अगर हम काट दें तो मान हमको जो है कितना होता है हमारा 74 प्राप्त होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो FCC होता है उस FCC में आपका जो एकक सेल के अंदर जितना जगह खाली रहता है उनमें से 74% जो जगह होता है ये 74% जगह कणों के द्वारा क्या किया जाता है घेर लिया जाता है, और वही उसकी क्या कहलाती है संकुलन क्षमता कहलाती है। तो ये हो गया आपका तीनों हमारे जो सेल में जो है संकुलन क्षमता SSC, BCC और FCC सब में आप देख रहे हैं।
कण जैसे जैसे बढ़ रहा है संकुलन क्षमता भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, संकुलन क्षमता को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग जो है एक फिर से एकाक सेल फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, डायग्राम क्या हो गया, आपका बन गया भाई, ठीक है। डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कण था उसमें हम लोग कुछ कुछ क्या किए थे, इसमें मान निकाले थे। जैसे यहाँ पर कण था, यहाँ पर कण, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कण, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक बीच में था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर, फिर यहाँ पर और इधर। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार से देखे हैं। तो इसमें आपको कुछ कुछ मान मिला है। जैसे हम लोग ये वाला देखें एसएससी में, तो यहाँ पर जो मान मिला था, क्या मिला था, a/2। मतलब हमारा जो क्या होता है, ये जो भुजा की जो लंबाई होता है वो कितना होता है हमारे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमने क्या प्राप्त किया था, a/2। तो जो 2 कणों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना है हमारा, a/2 होता है। इसी प्रकार अभी हम लोग जस्ट इसके बाद जो BCC और FCC देखे, ये हमारा क्या था, हमारा ये देखो BCC में देखे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो क्या होता है, जो सेंटर वाला जो करते हैं, यहाँ पर से मान आपको क्या मिला था भाई, √3 और ये क्या मिला था, a। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, आधा की बात करें, न्यूनतम दूरी की बात करें, तो न्यूनतम दूरी जैसे ही करते हैं इसको कितना लिख देते हैं, 2 कर देते हैं भाई। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो विकर्ण बनता है उसका जो मान होता है वो √3a के बराबर होता है। लेकिन उसका आधा कर दिया जाता है तो उसको जो है बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ये वाला मान जो हो गया, ये वाला पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a। और अगर उसके आधा की बात करेंगे तो 2 उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये वाला जो है बात करें, अगर ये वाला हमारा जो फलक वाला की बात करें, फलक विकर्ण की बात करें, तो यहाँ पर अभी हमको क्या मिला था, मान जो है ये मान आपको मिला था √2a प्राप्त हुआ था। यहाँ पर भी लेंगे तो ये भी √2a प्राप्त होगा। और अगर उसकी न्यूनतम दूरी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो √2a अपान क्या हो जाता है, 2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ क्या हो जाता है, हमारा मान हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, संकुलन क्षमता। एक हम लोग देखते हैं समन्वय संख्या, ठीक है। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या होता क्या है ना, इसको उपसंयोजन संख्या कहते हैं। आपका 12वीं क्लास में एक चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक बोल के, तो उसमें भी इसका यूज होता है, इसलिए उपसंयोजन संख्या भी इसका नाम होता है ना। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के हिसाब से, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। एकदम सरल है भाई। हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल मतलब ठोस है एक प्रकार से। तो कोई भी हम लोग क्या लेते हैं, जब क्रिस्टल ले लेते हैं तो इस क्रिस्टल में है ना, क्रिस्टल अगर हम बनाना चाहेंगे तो जो है इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। देखो मैं बड़ा सा क्रिस्टल बना देता हूँ, ठीक है, फिर समझाना तो एकदम सरल है। इसमें से ये हमारा क्या बना दिए, क्रिस्टल। क्रिस्टल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है भाई, आप भी आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ओके, तो ये हमारा बन गया क्रिस्टल, लगभग बन ही गया, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये वाला नीचे वाला को नीचे से जोड़ दो, ऊपर वाला को बीच से, और ये ऊपर वाला को ऊपर से, इसको आपस में जोड़ दो, यहाँ पर आपस में जोड़ दो, इसको यहाँ से खींच दो, बीच वाला को बीच से, और ये नीचे वाला को नीचे से, इसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। लगभग डायग्राम बन गया, है ना, हमारे क्रिस्टल बन गया। अब इस क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं भाई। ये देखो सब कण को भी एक मान लेते हैं, सब एक ही टिप है, वैसे होते नहीं है ना, अभी समझाने के लिए हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कण होते हैं जिसमें प्लस माइनस वाला होता है। ये आपका हो गया क्या, कण हो गया, ये आपका हो गया। तो ये हमारा एक क्या बन गया, क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल में कोई जो कण होता है या जो भी कण होते हैं, ये जैसे हम इस कण की बात कर रहे हैं या इस कण की बात कर रहे हैं, तो किसी क्रिस्टल में कोई कण जितने अन्य कणों के संपर्क में रहता है ना, या अन्य कणों से घिरा रहता है, वही उस कण का क्या कहलाता है, समन्वय संख्या। जैसे अगर हम इस वाला कण की बात करें तो ये कण जो है फिलहाल देखें तो एक कण इधर से घिरा है और एक कण इधर से घिरा है, मतलब एक कण कितना से घिरा है हमारा, 2 से घिरा हुआ है। अतः इस कण का, ये बीच वाला कण का समन्वय संख्या कितना होता है हमारा, 2 होता है। मतलब किसी क्रिस्टल में कोई कण
आसपास के जितने कणों से क्या रहता है, घिरा रहता है। तो आसपास के जो भी कण की संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मेरे अगर बात करूं, अगर मान लो मेरे चारों तरफ 5 आदमी खड़ा हुआ है तो मेरा समन्वय संख्या कितना होगा भाई, 5 होगा। अगर मेरे को 8 आदमी घेर ले तो मेरा समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिर्फ यही है हमारा, उसको क्रिस्टल में आपको अप्लाई करना है। तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, वो जितने निकटवर्ती कणों के संपर्क में रहता है या जितने निकटवर्ती कणों से क्या रहता है, घिरा रहता है, वही उस कण का क्या कहलाता है, आपका समन्वय संख्या कहलाता है या समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या सबका एक जैसा नहीं होता है ना, अपने मन से लिखना भी नहीं है भाई, है ना। इसमें जो बुक में लिखा है उसी को आपको लिखना है, अपने मन से समन्वय संख्या नहीं बनाना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है समन्वय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में दिया है हमारा, ये जो है 6:6 होता है, ये सोडियम क्लोराइड का होता है भाई। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, इसको साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें जो सोडियम होता है, ये जो सोडियम है वो 6 हमारा किससे घिरा रहता है, क्लोरीन आयन से। 2 3 4 5 और कितना हो गया, 6। तो ये सब क्या होते हैं, क्लोरीन आयन होते हैं, है ना। ये आपको बाद में जब डायग्राम पढ़ाएंगे ना तो आपको वहाँ पर क्या करेंगे, आपको बना के समझाएंगे भाई। उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन आपका 6 सोडियम आयन से क्या रहता है, आपका घिरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Na सब प्लस है ना, ये प्लस 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 प्लस, और ये क्या आपका होता है, माइनस। इसी प्रकार ये सब क्या है, हमारे माइनस हैं, और ये क्या है, आपका प्लस है। तो सोडियम क्लोराइड में हम ये देखते हैं कि क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है और सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा रहता है, इसलिए उसकी समन्वय संख्या कितना होता है हमारा, 6:6 होता है। ये हो गया। सीजियम क्लोराइड दिया है आपका, देखो भाई यहाँ पर सीजियम क्लोराइड क्या होता है, ये भी हमारे एक यौगिक है हमारा सीजियम क्लोराइड। इसमें जो अनुपात होता है वो कितना होता है हमारा, 8:8 होता है। मतलब एक जो सीजियम आयन होता है और वो 8 हमारा किससे, क्लोरीन आयन से, है ना, 4 और ये 8 हो गया। और उसी प्रकार एक जो क्लोरीन आयन होता है, ये क्लोरीन आयन आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 किससे घिरा रहता है हमारा, सीजियम आयन से, सीजियम आयन से। ये हो गया आपका सीजियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। तो ये हमारा सीजियम क्लोराइड में कितना होता है, हमारा समन्वय संख्या 8:8 होता है। तो ये हमारा हो गया समन्वय संख्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अगर हम षटकोणी की बात करें, षटकोणी हम इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें देखे थे, उनमें समन्वय संख्या क्या होता है आपका, 12 होता है। तो ये हो गया समन्वय संख्या।